तो हज़ारों साल से पंजाब में ठंडे पानी के 5 दरिया बह रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि छठा दरिया खून का बहा। इन दरियाओं के ऊपर, इन 5 दरियाओं के ऊपर इससे पहले पुल मिट्टी, पत्थर और रेत से तामीर हुआ करते थे, लेकिन इस बार इस पुल को हमने इंसानों की लाशों से तामीर होते हुए देखा। ये अल्फाज हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, जो कि हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, फाउंडिंग फिगर्स में से एक थे, और उनके बारे में पाकिस्तान की आवाम तो बहुत ही कम जानती है। लेकिन जब ये सवाल पाकिस्तान के लोग आजकल के सियासी हालात को, मुआशी हालात को देखकर पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान को बनाने वाले या पाकिस्तान अपनी तकमील तक पहुंचने से पहले जिन फिगर्स की नज़र में रहा ये प्रोजेक्ट या फिर ये पूरी तहरीक, उनको इल्म था कि इसका ये हशर होगा जो आज 75 साल बाद हो चुका है। आज 2024 के अंदर जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या किसी ने इसको फोरसी किया था, प्रेडिक्शन दी थी इसकी? तो जब हमने ये सवाल पूछा तो जवाब आया अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 12 से 13 वार्निंग्स कह लें या प्रेडिक्शंस कह लें जो उनकी पाकिस्तान के लिए थी, वो इतनी प्रोफेटिक थी कि आज अगर उनको पढ़ा जाए तो ये लगता है कि जैसे वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान को देख कर ये बात लिख रहे हैं। इससे पहले कि आज़ाद की इन प्रेडिक्शंस पर जाएँ, पहले ये आपको बताते हैं कि थोड़ा सा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी। पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, बहुत से उलमा इस तहरीक का हिस्सा भी रहे, बहुत से इसके मुखालिफ भी रहे, और मौदूदी साहब के ख़यालात से भी आप वाकिफ़ हैं इस बारे में। लेकिन जहाँ तक आज़ाद का ताल्लुक़ है तो वो पाकिस्तान की तहरीक से इख्तलाफ रखते थे। उसकी वजह यह है कि इंडियन नेशनलिज़म उनके लिए बहुत अजीज़ था, बहुत करीब था उनके दिल के। इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज़म की बात होती है कि आज़ाद इंक्लूसिव इंडियन नेशनल थे, और वो इस पर यकीन करते थे कि हिंदुस्तान तभी बेहतरी से आगे बढ़ सकता है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। इनफैक्ट एक जगह पे तो उनको कोट किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आसमान से फरिश्ते भी उतर आएँ और ये ऐलान करें कि आज़ादी हमें मिल जाएगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, तो मैं जवाब ये दूंगा कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आज़ाद के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी पार्टीशन जिस तरह से भी हुई, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर इस यूनिटी को इंटैक्ट नहीं रख सकते तो फिर हमें बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस नेशनलिज़म की जो तहरीक थी हिंदुस्तान में, इसका वो हिस्सा रहे, और साथ साथ एंटी इम्पीरियलिज़म पे भी उनके ख़यालात बहुत क्लियर थे। बहुत से मुस्लिम लीडर्स इस तरह से थे जो कि एंटी इम्पीरियलिज़म पे उतना सख्त स्टांस नहीं रखते थे जितना पार्टीशन पे रखते थे, लेकिन आज़ाद के दौर में आज़ाद की बातों के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे स्ट्रेस देते थे और साथ साथ ये भी कहते थे कि एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल दोनों कम्युनिटीज़ को मिल के चलानी चाहिए। इस बैकग्राउंड के साथ जब पाकिस्तान का सवाल उठा तो आज़ाद के उसमें ख़यालात ऐसे ही थे जो पेसिमिस्टिक थे, और उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के जो क़याम की गर्मजोशी है, जब ये ठंडी पड़ जाएगी 7 ही इख्तलाफात सामने आएंगे, और इतने संगीन इख्तलाफात होंगे कि शायद उसके बाद हर फिगर, हर ग्रुप, हर जत्था दूसरे ग्रुप पे अपनी बात मनवाने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दे। तो पहली पेशन गोई जो आज़ाद ने पाकिस्तान के बारे में की वो ये थी कि द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वोंट सॉल्व द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान तमाम मसाइल पाकिस्तान के बनने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये भी कहा कि जो 35 मिलियन मुसलमान हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, यानी कि वो कमज़ोर हालत में रहेंगे, उनकी कम्युनिटी को तक़वियत और पावर नहीं मिलेगी, और साथ साथ ये कि उनको सब्जुगेट भी किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो प्रेडिक्ट की आज़ाद ने वो ये थी कि इस्लाम का जो यूनिवर्सल मैसेज है वो अपनी अपील खो देगा। उसकी वजह यह है कि इस डिवीजन के बाद से, जो कि शायद आज़ाद को नज़र आ रहा था कि ये डिवीजन कम्प्लीटली नहीं मटीरियलाइज हो सकती, क्योंकि वैसा ही हुआ, आधे मुसलमान पीछे रह गए, आधे यहाँ पर आ गए, तो ओवरऑल कम्युनिटी में वो बाइंडिंग फोर्स जो इस्लाम की लोग कहते हैं होनी चाहिए थी वो नहीं मटीरियलाइज हो सकी। इसीलिए आज़ाद ने ये पहले कहा कि किसी हद तक मुस्लिम कम्युनिटी पावरलेस हो जाएगी। इसके बाद तीसरी बात जो आज़ाद ने की वो ये थी कि मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं उन्होंने इस्लाम को पाकिस्तान की तहरीक के लिए, ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये खासी हाश तनकीद है, इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आज़ाद के कहने का मकसद ये था कि अगर आप इस्लाम की बेस पे एक रियासत हासिल करेंगे तो उसके बाद में पावर हंगरी लोग जो हैं वो इमर्ज कर जाएंगे, जो ताकत पे हाथ डालने के लिए किसी भी मजहबियत कंडे का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रुप्स ऐसे पैदा होंगे जो अपना वर्जन इस्लाम का दूसरे पे नाफिज करने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि जिस तरह मैं कहा भी करता हूँ कि अगर रियासत का मज़हब हो तो उसका फ़िरका भी होता है। हमने ये होते हुए भी देखा है, अभी तक हो रहा है। आज भी आपको मालूम है कि एक ही फिक्स्ड कहना चाहिए कि एक मखसूस सोच जो कि इस्लाम की इंटरप्रिटेशन में एग्जिस्ट करती है या किसी फ़िरके की इंटरप्रिटेशन है, वही रियासत की इंटरप्रिटेशन बनती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि बाकी तमाम फैक्शंस, बाकी तमाम फ़िरके वो दीवार से लग जाते हैं, वो एहतजाज करते हैं और वो ये गिला करते हैं कि हमारे जो मजहबी आज़ादियाँ हैं उनको कर्ब किया जा रहा है। चौथी जो आज़ाद ने प्रेडिक्शन की थी वो ये की थी कि जो माइग्रेट होकर मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पर उनसे सलूक कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सेक्टेरियन इशूज़ पहले से मौजूद हैं। आज़ाद को ये दिखाई दे रहा था कि सेक्टेरियनिज़म इतना ज़्यादा डीपली रूटेड है इस मुआशरे के अंदर कि अगर आपने रियासत ये कायम भी कर ली तो उसके बाद में सेक्टेरियन प्रॉब्लम सरफेस के ऊपर आ जाएंगी, जो कि आइन।
जिसको हमने आते हुए देखा कि 50s के अंदर ही अहमदिया राइट्स हुए, लाहौर मार्शल लॉ लगा। इसके बाद में ज़िया-उल-हक साहब के आने के बाद पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक जो लिटरल किस्म की इंटरप्रटेशन थी इस्लाम की, उसकी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस हुई कि उसके बाद में अहले तशय्युअ हज़रात भी ये क्लेम करना शुरू हो गए कि तमाम लेजिस्लेशंस दरअसल हमारी मजहबी आज़ादी को कर्ब करने के लिए की जा रही हैं। पाँचवीं चीज़ जो आज़ाद ने प्रेडिक्शन दी वो थी कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान यानी कि इस नए मुल्क में सेफ़ नहीं रहेंगी। उसकी वजह यह है कि जब बेटर रिलेशंस भी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में, तो जो भी वल्नरेबल ग्रुप होगा उसको टारगेट किया जाएगा। और वही हम देखते हैं कि मेरी वीडियो भी मौजूद है इस पर, जिसमें फोर्स कन्वर्जन हिंदू ख़वातीन की आज भी सिंध के अंदर होती हैं। इसके अलावा आप जाकर मसाजिद के मीनार तोड़ देते हैं। इसके अलावा आप जाकर हर उस कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन से आपको इत्तेफाक नहीं है। जड़ावाला का वाक़या पिछले साल हुआ जिसमें चर्चेज़ को जला के राख कर दिया, सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद के ऊपर। तो आज भी वही होता दिखाई दे रहा है जो आज़ाद आज से 80 साल पहले देख रहे थे। छठी प्रेडिक्शन की तरफ हम आए तो शायद ये अब तक की सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी, और वो ये थी कि जिना और लियाकत के जाने के बाद पाकिस्तान में इतनी इनकम्पिटेंट लीडरशिप सामने आएगी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी नापुख्ता और इतनी इमेच्योर सियासी क़यादत प्रिवेल करेगी कि उसके आने के बाद से यहाँ पर इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का राज होगा। और ये हैरानकुन है कि आज़ाद ने ये वक्त से पहले ही देख लिया। उसकी वजह कि हमने देखा कि फ़ौरन पार्टीशन के बाद जिन्ना साहब की डेथ हुई, लियाकत साहब को असैसिनेट किया गया, 52 में पिंडी साजिश केस हो गया, और उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी ने अपना राज कायम किया, और बाद में अयूब खान साहब ने उसी ब्यूरोक्रेसी, उसी सिकंदर मिर्ज़ा के कंधे पे सवार होकर इक़्तिदार पे शब खून मारा, मार्शल लॉ लगा दिया। और आज जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं 90% पॉलिसीज़ इसकी असल में अयूब खान साहब की कायम करदा हैं, और आज भी वही कंटिन्यू हो रही हैं। तो देखा ये जाए अगर कि उसके बाद से मार्शल लॉज़ की पैदर पे रजीम्स का आना, और उसके बाद याह्या खान साहब का आना, ज़िया साहब का आना, मुशर्रफ साहब का आना, हाइब्रिड रजीम्स का आना जो आज तक बरकरार हैं। आज अगर जमहूरी हुकूमत आती भी है तो पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट बैठ के पावर अपनी इन्फोर्स करती है। तो कहा यही जाएगा कि जो आज़ाद ने कहा था कि सियासी लीडरशिप की फुकदान की वजह से इस मुल्क के अंदर मिलिट्री का राज होगा, वो आज भी दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ें तो 7वीं प्रेडिक्शन की जहाँ तक बात है उसमें आज़ाद कहते हैं कि पाकिस्तान विल बी एन ईजी प्रे टू द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म विच विल यूज़ इट फॉर नेफेरियस डिज़ाइंस। यानी कि पाकिस्तान जो साम्राज्य है, यानी कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है, वेस्टर्न ताकतें हैं, उनके आगे एक सॉफ्ट प्रे होगा और आसानी से पाकिस्तान को उनके बैंक में शामिल कर लिया जाएगा, जो कि हुआ। हमने देखा कि पाकिस्तान ने पार्टीशन के चंद साल बाद ही सीटो सेंटो साइन कर लिया, बगदाद पैक्ट साइन किया, और उससे क्या हुआ कि एंटी सोवियत अलायंस का हिस्सा बन के हमने अपने अड्डे भी उनको दिए, हमने रूस की मुखालिफत भी मोल ले ली। इसके अलावा हमने हर उस पॉलिसी को अपोज़ किया जो कि अपने लोगों के लिए थी, और हर उस पॉलिसी को सपोर्ट किया जो अमेरिका की खुशनुदी के लिए थी। और इसीलिए आज भी यही दिखाई देता है कि पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट के लिए अपने लोगों पर, अपनी इंडस्ट्री पर, अपनी क्रिएशन पर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि अमेरिका पे और IMF की एड पे करता है। उसकी वजह यह है कि 70 साल से ये बीमारी लगी हुई है कि हमने सिर्फ बाहर की तरफ देखना है इमदाद के लिए, अपने आप को पैरों पे खड़ा नहीं करना। और वो इसीलिए कि आज़ाद ने देख लिया था कि ये एक ऐसा मुल्क जो बफर स्टेट बनेगा बीच में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के, उसको आराम से मगरबी दुनिया के डिज़ाइंस के लिए और उनके इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और वही हुआ, और उससे रिज़ल्ट ये हुआ कि अफ़गान वॉर भी हुई, उससे रिज़ल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन हुई, यहाँ OPM भी आई और यहाँ क्लैशनिकॉफ भी आई, जो आज तक हम इस गंद को साफ़ करने में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। आगे बढ़ें तो पाकिस्तान के हवाले से ये भी आज़ाद ने 8वीं प्रेडिक्शन दी कि पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विल इंक्रीज़, यानी कि जंगों के होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि हमसायों के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात नहीं होंगे। अफ़गानिस्तान से आज हमारे कैसे ताल्लुकात हैं आप आसानी से इसको देख सकते हैं। आज वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुलूस तक निकलते हैं। इसके अलावा ईरान से अगर हम बात करें तो वहाँ भी बॉर्डर पे फायरिंग होना मामूल की बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदुस्तान की तो उस पर तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, 4 जंगें हम लड़ चुके हैं। और इसीलिए जो आज़ाद कह रहे थे कि पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विल इंक्रीज़, वैसा ही हुआ। पहली जंग तो पार्टीशन के फौरी बाद शुरू हो गई, क्योंकि हमने देखा कि कश्मीर पे कब्ज़ा करने के लिए दोनों तरफ से जंगों को बचाया गया उस रीजन के अंदर। और उसके बाद में 65 वॉर का एडवेंचर अयूब खान साहब ने किया, 71 का एडवेंचर भी आपके सामने, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दोलख्त हुआ। इसके बाद में जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, कुछ मामला बेहतर होने ही लगे थे कि कारगिल वॉर हो गई। तो जो वॉर की प्रेडिक्शन है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठी। उसकी वजह यह है कि उनको इल्म था कि अगर एक ऐसी रियासत बनेगी जिसके नेबर में एक बड़ी स्टेट बैठी हुई है और उसका आइडिया ही उसके मुखालिफ है, तो फिर आप ये सोच नहीं सकते कि पीसफुल ताल्लुकात हो सकें, क्योंकि एक नई रियासत के बनने का जवाज़ ही ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। आगे बढ़ें तो एक और बात जो आज़ाद ने की, 9th प्रेडिक्शन जो है वो थी कौमी दौलत के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि नेशनल वेल्थ विल बी लूटेड बाय द नियो रिच इन पाकिस्तान। नौ दौलती है, यानी कि जिनके पास नई नई दौलत आएगी पार्टीशन के बाद, क्योंकि वो वहाँ से यहाँ आएंगे, नई ज़मीनें उनको मिलेंगी और कुछ को बड़े बड़े रकबे अलॉट किए जाएंगे। तो एक नौ दौलतिया किस्म की एक पूरी एक ऐसी कम्युनिटी इमर्ज करेगी जो कि पहले इतनी दौलत, इतनी स्टेट कहना चाहिए कि रिसोर्सेज नहीं इंजॉय कर सके। तो इसीलिए अब आकर
वो पाकिस्तान की जो दौलत है इस पर दोनों हाथों से हमला कर देंगे। और हमें याद है कि 30 ख़ानदान की टर्म अयूब खान साहब के दौर में यूज़ होती थी कि यही 30 ख़ानदान है जो कि सियासत में हैं, इन्हीं की जागीरें हैं, इन्हीं की ज़मीनें हैं। इसके अलावा तमाम सियासी फ़ैसले भी यही करेंगे, पॉलिसी भी यही बनाएंगे, इक़्तिदार के मज़े भी यही लूटेंगे, आम आदमी के लिए कोई स्पेस नहीं है। आज तक वही चल रहा है। ऐसे भी ख़ानदान है पाकिस्तान के अंदर जो 300 साल से हुकूमत में है। कुरैशी ख़ानदान मुल्तान का देख लें, या और बहुत सी मिसालें आपके सामने हैं। ये पूरी की पूरी जो एक किस्म से फैमिली की जो इजारादारी है, ये आज तक टूट नहीं सकी। उसकी वजह यह है कि ये ख़ानदान इतने सॉलिडिफाई हो गए, इतने अमीर हो गए, इतनी पर्क्स मिल गई इनको कि अब आप सियासत के मैदान में या मईशत के मैदान में, किसी भी मैदान में इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिसोर्स इतना लेकर आते हैं कि मेरा और आपकी तरह का कोई इंसान उठ के उनको पॉलिटिकली डिफीट कैसे करेगा। अगर कैंपेन करने के लिए इतने पैसे ही नहीं हैं जो उनके पास हैं, तो नज़रियात जितने भी बेच लें फ़ायदा नहीं होगा। यही चीज़ हम देखते हैं कि आज़ाद ने ये कहा था कि जो नेशनल वेल्थ है वो दोनों हाथों से लूटी जाएगी। आज तक वही करप्शन के केसेस, वही पैनमा लीक्स पे लोगों को टारगेट करना, वही तोशाखाना से गिफ्ट चुराने पे टारगेट करना, ये उसी चीज़ की कंटिन्यूएशन है कि किसी भी सियासतदान को करप्ट साबित करना या करप्शन पकड़ना उसकी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज्ड है ये कि बाकी सब भी कर रहे हैं, हमने भी थोड़ा सा कर लिया, इसमें क्या है। आगे बढ़ें तो 10वीं प्रेडिक्शन ये करते हैं आज़ाद के इस्लाम्स मॉरल अपील विल ड्रास्टिकली वीकन एंड इट विल बिकम अ फैनेटिकल आइडियोलॉजी। यानी कि जो इस्लाम का असल मॉरल मैसेज था उसका ये हशर हो जाएगा कि सिर्फ फैनेटिक्स उसका इस्तेमाल करेंगे इस मुल्क के अंदर, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि शिद्दत पसंद। ये भी इसमें लिखा गया कि देयर विल बी मुस्लिम्स इन पाकिस्तान बट नो इस्लाम। यानी कि इस मुल्क में नाम तो बहुत लिया जाएगा आइडियोलॉजी का, बात बहुत की जाएगी इस्लाम की, लेजिस्लेशन में भी ये लफ्ज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन मुआशरती इंसाफ कायम करते हुए कहीं पर आपको इस्लाम दिखाई नहीं देगा इन लोगों के मुँह से, क्योंकि ये सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ पर सियासी इजारादारी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना हो, डंडे के ज़ोर पे दूसरे को कन्वर्ट करना हो, या फिर अपनी चोरी छुपाने के लिए हाथ में तस्बीह पकड़ना या टीवी पर आकर ये दिखाना कि आपसे ज़्यादा कोई नमाजी परहेज़ी मुत्तकी है ही नहीं, इसी के लिए इस्तेमाल होगा। और आज तक यही हो रहा है। तो ये भी ऑन पॉइंट प्रेडिक्शन रही आज़ाद की कि इस्लाम की आइडियोलॉजी की जो मॉरल अपील है उसका इस्तेमाल तो दूर की बात, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ फैनेटिसिज्म बन के सामने आएगा। और इसी फैनेटिसिज्म का आज तक पाकिस्तानी रियासत मुकाबला नहीं कर पाई। उसकी वजह यह है कि APS हुआ, उसके बाद हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, आज तक उसका एक भी क्लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन्हें हाउसेस ऑफ पावर में बुला के सैल्यूट किया जाता है, जिन्होंने बच्चों के गले काटे पेशावर के अंदर उनको बाहर जाने दिया। साबित यही हुआ इससे कि फैनेटिसिज्म रियासत को भी कोई बहुत बुरा नहीं लगता, यही आज़ाद ने कहा था। 11वीं प्रेडिक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें आज़ाद ये कहते हैं कि दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी मुझे कोई इतनी होप नहीं है। उसकी वजह यह है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एंटिटी कंसीव्ड इन हेट्रेड विल लास्ट ओनली एज द हेट लास्ट। यानी कि अगर आपने वो जिस तरह जॉन एरिया ने बात की थी कि एक रियासत जिसकी बुनियाद ही नफ़रत की डाली गई हो, उसके आसाब बहुत देर तक उसका साथ नहीं दे सकते। और यही हम देख रहे हैं कि हमने अगर सिसेशनिस्ट पॉलिटिक्स करके एक रियासत की आइडियोलॉजी को बाद में मज़ीद शेप कर दिया, उसकी वजह यह है कि 60s के अंदर तो शायद वो हालात ना होते जो आज हो गए हैं, क्योंकि ज़िया साहब के आने के बाद से या उससे पहले भी ये फैक्टर मौजूद थे वैसे, लेकिन उसके बाद इंटेंसिफाई हो गए कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये कह दिया कि हमारा कोई भी ताल्लुक़ अपनी एथनिक तारीख से नहीं है। कोई पश्तून, कोई बलोच, कोई गिलगिती या फिर कोई भी ऐसी एथनिसिटी जिसकी अपनी तारीख है उसको भूल जाएं। सिर्फ ये देखें कि पाकिस्तानियत की बुनियाद उस वहाबिज़म की बुनियाद पर डालें जो ज़िया साहब फरमा रहे हैं। और आज भी आपको यही दिखाई देता है कि एक ऐसी हेट्रेड की आइडियोलॉजी को एम्पलीफाई किया पे दर पे हुक्मरानों ने कि आज ये आसाब साथ नहीं दे रहे इस रियासत का। 12वीं बात जो की आज़ाद ने वो तो बरोज़े रोशन की तरह आया है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने 51% पाकिस्तान को 71 में खो दिया था। तो आज़ाद ने कहा कि आई फील दैट ईस्टर्न पाकिस्तान विल नॉट बी टुगेदर विद द वेस्टर्न पाकिस्तान। तो उन्होंने ये कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान एक साथ नहीं रह सकते, और ये मैं पहले से देख रहा हूँ। इस पर भी शायद आप इतने हैरान हो जैसे ये किसी इट्स अ वर्क ऑफ मैजिक और समथिंग, कि उन्होंने एक्यूरेटली इसको भी प्रेडिक्ट किया और कहा कि ये दोनों विंग्स अलहदा हो जाएंगे। हुए पहले दिन से ज़बान की बुनियाद पे हमने गलत रवायत डाली। 48 में वहाँ जाकर उनको ये कहा कि उर्दू बोलना शुरू कर दें, हालांकि वो खित्ता जहाँ पे मुस्लिम लीग ने जन्म लिया उन्हीं को एलियनेट कर दिया। तहरीकें चलना शुरू हुई, अयूब साहब ने सप्रेस करना शुरू किया, राइट्स नहीं दिए उनके लोगों को। उनके 6 नकात को आपने आखिर तक नहीं माना, और उसके बाद में 71 हुआ जिसमें हज़ारों लोगों की जान भी गई, कुछ हाथ भी नहीं आया, और एक इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन भी बर्दाश्त की कि 90,000 हमारे मिलिट्री के लोग भी वहाँ चले गए। बाद में भुट्टो साहब की इनिशिएटिव पे वापस आए। तो देखा ये जाए तो ये सारी प्रेडिक्शन, अगर आपने रेफरेंस इसका देखना है आप खुद भी देख सकते हैं। इश्तियाक अहमद साहब ने भी इस पर एक आर्टिकल पब्लिश किया डिटेल में, और इसके अलावा आगा शोरिश काश्मीरी जो कि एक राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, उन्होंने ये इंटरव्यू आज़ाद के साथ रिकॉर्ड करवाया था जो कि पब्लिश हुआ था चट्टान मैगज़ीन में या गालिबन अखबार में। अप्रैल 1946 की ये बात है। तो उसमें ये तमाम प्रेडिक्शंस आज़ाद कर रहे थे।
और शायद ही इनमें से कोई एक प्रेडिक्शन ऐसी हो जो कि बिल्कुल एक्यूरेटली, जिस पर आज हमने अमल करने में कोशिश ना की हो। तो लगता यही है कि हमारे सारे हुक्मरानों ने कसम खाई हुई थी कि आज़ाद की तमाम बातों पर अमल करना है, और वही करते हुए नज़र भी वो आए हैं। इसके अलावा आज़ाद ने यह भी कहा कि असल मामला यकीनी तौर पे मज़हब का नहीं था, बल्कि मुआशी तरक्की का मसला था। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम जो हैं वो कारोबारी क़यादत को अपनी सलाहियत और हिम्मत पर शकूक व शुबहात रखते हैं। मुसलमान कारोबारी हजरात को सरकारी सरपरस्ती और मेहरबानियों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से खौफ ज़दा हो चुके हैं। वो दो कौमी नज़रिए की आड़ में अपने खौफ को छुपाते हैं और एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ वो बगैर किसी मुकाबले मईशत पर अपनी इजारादारी का क़याम हासिल कर सकें। ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि वो कब तक इस फ़रेबकारी को ज़िंदा रख सकते हैं। तो आज़ाद का ख़्याल ये था कि दरअसल ये जो बड़े बड़े इम्पीरियलिस्ट कह लें आप, या फिर बड़े बड़े जागीरदार भी इस पूरी तहरीक का हिस्सा बन गए हैं, जो जेनवनली नहीं भी थे इसका। वो इसलिए बन गए हैं कि वो मुआशी तौर पर इजारादारी हासिल करने के लिए एक खिलौना चाहते हैं, और इस खिलौने का नाम उन्होंने पाकिस्तान रख दिया। और आज भी आप देख लीजिए कि वही लोग जो कि दरअसल लैंड रिफॉर्म से भाग रहे थे, वही लोग जो चाह रहे थे कि उनकी जागीरें कहीं लैंड रिफॉर्म के तहत छीन ना ली जाएँ, उनकी दौलत कहीं डेमोक्रेटाइज ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने सिर्फ इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। दरअसल उनको कोई मसला नहीं था हिंदू मुसलमान का, सारी बात पैसे की थी। तो ये बात भी कितनी सच है कितनी झूठ है, इसका तयन आप कीजिए। अब अगर इस सारी डिबेट से आपको ये लगता है कि मेरी मुराद ये है कि दरअसल पाकिस्तान बनना चाहिए ही नहीं था, तो मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हमने एक रियासत हासिल कर ली है तो ऑब्वियसली वी कांट गो बैक इन हिस्ट्री टू अनडू दैट, बिकॉज हिस्टोरिकल इवेंट को आप कबूल करने के अलावा कोई इशारा नहीं होता। तो वाहिद चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आइडियल्स तो चेंज कर सकते हैं स्टेट के, इस रियासत का नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हैं, इस रियासत का एक नई बाइंडिंग फोर्स तो क्रिएट कर सकते हैं, जिससे ये लगे कि हम आज़ाद के इन 13 वार्निंग्स पे अमल दरामद करने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन मसला ये है कि हम आज भी अनकॉन्शियसली इन्हीं गलतियों को रिपीट करते जा रहे हैं। तो इस सारी डिबेट का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने या जरदारी ने कर दी, या मुशर्रफ ने कर दी, या भुट्टो ने कर दी, या अयूब ने कर दी। क्या ये सवाल है कि पाकिस्तान बनने के बाद की हुक्मरान क्लास ने सिर्फ़ और सिर्फ ये तमाम चीज़ें की हैं, या इससे पहले इस मूवमेंट के अंदर भी कुछ खामियाँ थीं जिन पर तनकीद करते हुए शर्म नहीं खानी चाहिए? हमें ऐसी मुकद्दसात नहीं बनानी चाहिए कि अगर किसी को तनकीद का निशाना बनाए तो ये समझा जाए कि आप गद्दार हैं, या आप इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं जिसमें आप रहते हैं, जिसको आप टैक्स देते हैं। तो पर्पज़ ये है इस सारी गुफ्तगू का कि आपको बताया जाए कि ये वार्निंग्स बहुत आसानी से उस वक्त कंसीव की जा रही थी और हम आज भी इन पर अमल कर रहे हैं। तो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, एक ह्यूमैन स्टेट बनानी पड़ेगी जहाँ पर हमने सिर्फ आइडियोलॉजीज़ की बुनियाद पर नफरत नहीं फैलानी बल्कि राइट्स देने हैं। इंक्लूसिव बनाना है इस मुल्क को ताकि तमाम एथनिसिटीज़ को मौका मिले कि वो आगे आएँ और अपनी सियासत पर अमल दरामद करा सकें। और सबसे बड़ी बात, आज़ाद की इन वार्निंग से अगर बचना है तो अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी।